हमारी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद और आपके बीच से ही आए हुए एक पत्रकार, हम सबके बड़े भाई आदरणीय संजय राउत साहब उत्तर प्रदेश के लखनऊ की पावन धरती पर आए हैं। आपसे अपनी बात कहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, विचारों का आचार प्रदान करेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए आप सब जानते हैं कि 7 चरणों में चुनाव है। पहले चरण का चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है और भी 6 फेज में चुनाव है। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए आदरणीय राउत जी आपके बीच में आए हुए हैं, आप सबसे मिलने। मैं आदरणीय राउत साहब से निवेदन करूंगा कि पहले 2 शब्द पत्रकारों को संबोधित करें और फिर आगे की कार्रवाई करें। लखनऊ की पावन धरती पर आपने मेरा स्वागत किया है जी, धन्यवाद। ये धरती हमारी भी है जितनी आप सभी की है, देश की है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत प्यार से आप यहाँ आए हैं। मेरे साथ गौरी शंकर विधवा जी है, किसान रक्षा पार्टी के, अजय खन्ना भारतीय जनता पार्टी, ठाकुर अनिल सिंह हमारे राज्य प्रमुख जी, हमारे पवन मिश्रा जी भी है, गुलाब दुबे जी, आनंद दुबे जी, विक्रम प्रताप सिंह जी, कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह जी भी है मेरे साथ। संदीप गिड्डे पाटिल है, करणी सेना और अवध केसरी सेना के नेता भी यहाँ उपस्थित है। लखनऊ में हमारे उम्मीदवार गौरव वर्मा जी है। आपको सबको मैं बताना चाहता हूं, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ के चुनाव और यहाँ के नतीजे देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या होती है उसका निर्णय देती है। इसलिए पूरा देश उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान देकर देख रहा है। मैं यहां आया हूं मेरे पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 400 से भी ज्यादा विधानसभा वाली ये देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहां से प्रधानमंत्री जाते हैं। शिवसेना ने इस बार 50 या 60 प्रत्याशी मैदान में उतारे। अब तक जितने भी चरण हुए हैं उसमें हमारे 20 उम्मीदवार लगभग है और आने वाले 5, 6 और 7वें चरणों में फेस में हमारे 30 उम्मीदवार खड़े रहेंगे। 400 विधानसभा वाली इस राज्य में 50-60 उम्मीदवार एक कोई बड़ी संख्या नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन ये सभी उम्मीदवार बहुत ही गंभीरता से लड़ेंगे। पार्टी का विस्तार करने के लिए हमारा कदम है। अब हमारे पूरी जो राज्य की कार्यकारिणी थी उनके साथ हम बैठे थे। हमारा किसी बड़े पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ है, ये सही है। लेकिन जैसे मेरे साथ किसान रक्षा पार्टी के सर्वे सर्वा बैठे हैं विधवा जी, हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और भी छोटे छोटे दल है, करणी सेना है, अवध केसरी सेना है। हर एरिया में जितनी जिसकी ताकत है उनके साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
लेकिन मैं आपको इस बार बताना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे। उत्तर प्रदेश में हम 15 या 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और हमारे पार्टी ने यह निर्णय लिया है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया है, महाराष्ट्र के बाहर हम इस बार 100 के आसपास सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार हमने लोकसभा में खाता भी खोल दिया है। दादरा नगर हवेली का चुनाव हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात से सटा हुआ प्रदेश है, बीजेपी का गढ़ माना जाता था। इस बार वो लोकसभा सीट शिवसेना ने भारी बहुमत से, भारी मतों से जीत ली है और हम दक्षिण गुजरात की तरफ आगे जाकर चुनाव लड़ने का हमारा प्रयत्न चल रहा है। पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। उत्तर प्रदेश का माहौल आप सब जानते हो। कल ओवैसी साहब पर भी हमला हुआ, हमने निंदा की है। यहां कानून के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बोला जाता है, माफिया राज खत्म हो गया इस राज्य में, इस प्रकार की बातें की गई। अच्छी बात है, हम मुख्यमंत्री जी का आदर करते हैं, बाबा जी हमारे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता यहां आते हैं और उसके ऊपर 5 राउंड गोली चलाई जाती है। उसका मतलब क्या है? इस राज्य में, इस प्रदेश में और देश में बहुत से प्रश्न, किसानों के प्रश्न हैं सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया है, इसलिए हमारे साथ किसान रक्षा पार्टी के नेता बैठे हैं। तो हम चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव 2024 का परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। जो भी नतीजे आएंगे वो 2024 को की लोकसभा को प्रभावित करेंगे। बोलिए। मैं नहीं, पहले मैं मेरे जो साथ बैठे हैं किसान रक्षा पार्टी के नेता गौरी शंकर विद्वान जी को उनकी बात रखनी। जी नमस्कार। मैं बेसिकली बुंदेलखंड से आता हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। विगत 20 वर्षों से किसान राजनीति में था, लेकिन अराजनीतिक था। अच्छा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। हम लोग राजनीतिक रह के अपनी मांगों को आंदोलनों के द्वारा मांग पूरी करने का प्रयास करते थे, कराने का प्रयास राज्य सरकार से। लेकिन विगत 5 वर्षों से हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। उसका एक सबसे बड़ा ये दिल्ली वाला मामला ही है, जहां 1 साल हम लोगों ने आंदोलन किया। मैं संयुक्त किसान मोर्चा का भी पार्ट हूं, मैं किसान महासंघ का भी पार्ट रहा, मैं देवेंद्र शर्मा जी की किसान एकता का भी पार्ट रहा। जब यहां हम लोगों को आंदोलन जीवी जैसे शब्दों से नवाजा गया, जब यहां हम लोगों को गद्दार क्या कहा गया, हम लोग गद्दार नहीं हैं, हम देश के किसान हैं। कोरोना काल में जीडीपी सबसे ज्यादा हम लोगों की वजह से अप हुई है। हर घर में थाली में भोजन हम लोगों की वजह से, सब्जी हम लोगों की वजह से, दूध और फल फ्रूट हम लोगों की वजह से पहुंचे। उसके बाद जो हम लोगों की बेइज्जती हुई है, उनसे आहत होकर हम लोगों की समझ में आ गया है पूरे देश के किसानों के कि अब हम वो नहीं है जो पहले हमारी मान्यता थी। हमें इस देश का राजा माना जाता था, अन्नदाता कहा जाता था। अब हम लोग इस देश के गद्दार कहे जाने लगे हैं। इसलिए हम लोगों ने मजबूर होकर किसान रक्षा पार्टी का गठन किया है। इसका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चूंकि उत्तर प्रदेश के हालात में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। हमने समाजवादी भी देखी है, हमने बहुजन समाज भी देखी है, हमने वर्तमान में भाजपा भी देखी है।
हकीकत यह है कि मैं सबूतों के साथ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जितना भ्रष्टाचार शायद भारत में तो कहीं होता ही नहीं होगा। हम लोगों ने इनका जनसूचना के तहत इन लोगों की चोरियां पकड़ी, जो किसानों से संबंधित विभाग है, उसको हम लोगों ने कमिश्नर महोदय को जांच के लिए दिया है। यकीन मानिए 4 महीने हो गए हैं, कमिश्नर महोदय के यहाँ से वो फाइलें ही गायब हो गई हैं, उनका सबूत मेरे पास है। सर, अब मैं सब इसलिए कह रहा हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग अब राजनीतिक बन गए हैं, राजनीतिक पार्टियां बन गए हैं, और शिवसेना विदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों का बहुत दिक्कत होती थी, तो हम लोगों ने शिवसेना पर विशेष विश्वास करके हम लोग गठबंधन करके आए हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा लड़ रहे हैं और उसके बाद हम लोकसभा में भी साथ साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 100 तक चले गए थे, लेकिन हमारे प्रत्याशियों के फॉर्म रद्द कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, डिबाई भगवान शर्मा गुड्डू पंडित एक्स एमएलए जो हमारे प्रत्याशी थे, उसके नामांकन में क्या कमी है किसी को पता ही नहीं चला, अंत तक बताया नहीं गया। पहले कहा गया कि 10 प्रस्तावक नहीं है, और जब बताया गया कि प्रस्तावक है, फिर भी उसका फॉर्म रद्द कर दिया है। नोएडा राजकुमार अग्रवाल नामांकन परफेक्ट, उसके बावजूद रद्द किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कहां गए हम। आप बताइए क्या हुआ है, आप बताइए किस तरह से हमारे नामांकन रद्द कर गए हैं। ये जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वहां आप जरा 2-4 सरकार के ऊपर है, चुनाव आयोग सरकार की गुलामी कर रहा है। नहीं, आप एक ही उदाहरण देख लीजिए। एडवोकेट धर्म मिश्रा जी हैं, चुनाव के पर्चा भरने को बहुत बखूबी समझते हैं। आपको 2 शब्दों में बताएंगे कि किस प्रकार अन्याय हो रहा है। हमारे 15 नामांकन हम मानते हैं, इस प्रकार से नामांकन हम महाराष्ट्र में पूरे देश में भरते हैं, फिर भी उसको रद्द कर दिया है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो एक कैंडिडेट है, कल ही हमने चेक किया है, हमारा एक कैंडिडेट जो है लखीमपुर से, मेरा नाम एडवोकेट धर्म मिश्रा है, मैं पार्टी का लीगल एडवोकेट हूँ। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं, हमने यहाँ पे देखा बहुत जगह पे हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके फॉर्म जानबूझकर इंटेंशनली रिजेक्ट किया गया। आप एक तरफ आपके आरोप ये कहते हैं कि आपका जो ये कैंडिडेट है उसको चिन्हित नहीं किया है क्लॉज 5(1) और 6(1), जहाँ पे क्रिमिनल केसेस जितने कैंडिडेट के ऊपर है वो डिस्क्लोज करना है। और दूसरी तरफ आपके आरोप ये कहते हैं कि आपने ये चिन्हित नहीं किया है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आप ये देख सकते हो, मेरे पास पूरा एविडेंस है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके 5 एफिडेविट मेरे पास है इस वक्त, उनके सारे एफिडेविट गलत है। उनके एफिडेविट गलत होने के बावजूद बीजेपी अपने कैंडिडेट्स इस तरह से एक्सेप्ट करा रही है, और हमारे जो शिवसेना के कैंडिडेट है उनके सारे फॉर्म्स कंप्लायंस होने के बावजूद उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। हमें समय नहीं दिया जा रहा है, हमसे कोई डीएम बात नहीं करता है, हम यहाँ वहाँ फिलर टू पोस्ट बात कर रहे हैं। फिर एक इस तरह से डेमोक्रेसी ही है कि हमारे उनके अभी हमने कल रात को चेक किए 5 कैंडिडेट जिनके पूरे फॉर्म इलीगल है, कंप्लायंस नहीं है, जिस तरह से भरा नहीं गया। आप उनकी क्रिमिनल केसेस देखो 5(1) और 6(1), वो कहते हैं कि आप चिन्हित करो, दूसरी तरफ बोलते चिन्हित नहीं है। ये 2 कॉन्ट्रडिक्शन चीजें करके हमको नोटिस दिया जा रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड किया जा रहा है। क्या बीजेपी डर गई है? तो बात ऐसी है कि ये जो सब बातें हैं ना, ये जानबूझकर शिवसेना को रोकने के लिए, शिवसेना के डर से, अगर यहाँ शिवसेना का उम्मीदवार रहेगा तो बीजेपी हार जाएगी। लोग शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे थे, तो हमारे उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए।
अरे बात देखिए, ये बात लखनऊ में करना ठीक नहीं है। ये बात अगर आप महाराष्ट्र में पूछे तो उसका जवाब देता मैं। महाराष्ट्र की सरकार सबसे आदर्श सरकार है देश में, सब राज्य में, और महाराष्ट्र में इतनी अच्छी सरकार अब तक नहीं बनी थी। 3 पार्टी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार बन रही है, सरकार चल रही है। डेफिनेटली एक ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी, मालूम है मुझे, सरोजिनी नगर से खड़े हैं, मुझे मालूम है, उनका पूरा इतिहास मुझे मालूम है। एक तो ईडी सीबीआई को हमारे खिलाफ लगा देते हैं, ये लोग गलत मुकदमे लगाते हैं। अरे भाई एक का होने दो। तो और यही जो है ईडी में, उसका मतलब है ईडी में राजनीतिक विचारधारा के लोग अपने बिठाकर विरोधियों को खत्म करने का काम ये लोग करते हैं, और बाद में उसको प्रत्याशी बनाकर विधानसभा लोकसभा में लाकर खड़े करते हैं। कौन विश्वास रखेगा ऐसी एजेंसी के ऊपर जिसका डायरेक्टर, जिसका ज्वाइंट डायरेक्टर, जिसका डिप्यूटी डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ता है, तो एजेंसी नहीं है, ये आपकी सिस्टर कंसर्न है, आपके छोटा दल है, आपका अपना बी टीम है। ये महाराष्ट्र में आज आपको मालूम है, मुख्यमंत्री से लेकर हमारे तक घर घर में ईडी पहुंच रही है। गलत मुकदमे, गलत इल्जाम, झूठे मुकदमे, लोगों को धमकियां देकर गलत स्टेटमेंट ले रही है। ये कब तक चलेगा? ये 2024 तक चलेगा। ये जो एजेंसी को मैं बताना चाहता हूँ, ये 2024 तक चलेगा। मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं भी जल्दी ही महाराष्ट्र में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बहुत सी बातें सामने लाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नगर में एक अधिकारी को आपने प्रत्याशी बनाया है, स्वागत है। राव साहब, इससे जुड़ा एक सवाल है, पॉइंटेड है। ईडी ने अभी कुछ डेट्स डाली जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट बरामद किए, और वो मामला था एजेंसी की तरफ से फील्ड कोविड अस्पताल चलाने को लेकर एक ठेका था। बीजेपी का सीधा आरोप है कि 32 करोड़ का ठेका था, और जिस शख्स को दिया गया। जी हाँ, नहीं बताइए, प्रूव कर लीजिए कोई किसी का बिजनेस पार्टनर। देखो, ये हवा में बातें करते हैं, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। उनके पास बदनामी का बहुत बड़ी मशीन है, बदनाम करने की, ठीक है। कोविड सेंटर पूरे देश में चले हैं ना, यूपी में चले हैं, मध्य प्रदेश में चले हैं, दिल्ली में चले हैं। तो ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए पूरा माहौल बना देते। शिवसेना शिवसेना शिवसेना, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मैं कभी किसी बिजनेस, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरी फैमिली बिजनेस में नहीं है ज़्यादा। कभी बच्चे अगर कोई काम करते हैं मेरे नेक्स्ट जनरेशन, तो आप मेरे पर क्यों उंगली उठा रहे हो? ये बहुत ही गंदी राजनीति है। इस देश में कभी बच्चों तक राजनीति नहीं गई थी। आपको पॉलिटिकल वॉर करना है तो सीधे हमसे करो, हमसे टकराओ। ये बदनामी का षड्यंत्र, ये बिलो द बेल्ट, ये गोलियां चलाना, ये सीबीआई ईडी को भेजना, ये नामर्दानगी है और बेईमानी है देश के साथ। हमने 50 या 60 विधानसभा के उम्मीदवार हमने तय किए हैं। हम हमारे 5वें, 6ठे और 7वें चरणों में हमारे उम्मीदवार है और रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? गोरखपुर में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे। अरे एक सवाल पूछो। योगी आदित्यनाथ।